मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः यहाँ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने जो पाठ्यक्रम संशोधित किया है, आज हम उस पाठ्यक्रम के विषय में आपको बताएंगे। बच्चों, हमारा जो आज का पाठ्यक्रम है उसमें हम चर्चा करेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से पाठ हैं, वह कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, उन सब की आज हम आपके मध्य चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित किया गया। आज हम कक्षा 10वीं की विषय संस्कृत, कौन सी विषय बच्चों? संस्कृत विषय का। आज हम संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम को देखेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से भाग लिए गए हैं तथा कौन कौन से भागों को हटाया गया है। तो बच्चों, आज हमारी जो पुस्तक है स्पंदना, कौन सी पुस्तक है बच्चों? हमारी जो पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। जो जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में है जिसका हमको अध्ययन करना है। बच्चों, इस पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको एक नई ऊर्जा के साथ में अध्ययन को भी प्रारंभ करना है, जिससे कि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ सके। हम आपको वीडियो के अंतर्गत ये भी बताएंगे किस अच्छे से अच्छे अंक किस प्रकार आ सकते हैं, अर्थात 100 में से 100 अंक कैसे हमको अर्जित करने हैं। उन सब विषयों का हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो पर अंततः बने रहे। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठ सम्मिलित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जिन पाठों को सम्मिलित किया है उन पाठों को हम बताते हैं। बच्चों, संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है 4 भागों में पाठ्यक्रम को बांटा गया है। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों में। पहला भाग है हमारा पठिता अवबोधनम। कौन सा भाग है बच्चों? पहला पठिता अवबोधनम। दूसरा भाग होता है वह होता है अपठिता अवबोधनम। पहला भाग पठिता बोधनम, जिसमें हम पढ़ते हैं, वो तो पठिता बोधनम है, पढ़कर जिससे हमें ज्ञान होता है, पढ़कर जिससे हमें ज्ञान होता है वो पठिता बोधनम है। एक दूसरा भाग है हमारा अपठिता बोधनम। इसमें एक गद्यांश आता है और उस गद्यांश के अंतर्गत से हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसी प्रकार तीसरा भाग जो है वो होता है व्याकरण का। किसका बच्चों? व्याकरण का। और चौथा भाग होता है रचनात्मक कार्य। तो इन 4 भागों में संस्कृत के पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। हमारे संस्कृत के पाठ्यक्रम की 4 इकाई है। प्रथम इकाई पठिता बोधनम, दूसरी इकाई अपठिता बोधनम, तीसरी इकाई व्याकरण और चौथी इकाई रचनात्मक कार्य। आज हम चारों इकाइयों को आपको बताएंगे। उन चारों इकाइयों में से कौन से पाठ हटाए गए हैं, कौन से बिंदुओं को यहाँ पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं पठिता बोधनम में। बच्चों, पठिता बोधनम में हमारे तृतीय पाठ है। कौन सा पाठ है बच्चों? तृतीय पाठ है स्वराष्ट्रीय गौरवम। स्वराष्ट्रीय गौरवम। अब बच्चों, इस पाठ का आपको ध्यान रखना है कि जो स्वराष्ट्रीय गौरवम पाठ है आपके, ये पाठ हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से बच्चों? संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद
की दृष्टि से हमारा पाठ 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं चतुर्थ पाठ। तो बच्चों ये चतुर्थ पाठ जम्बू से सिंगे दंतास्ते गणेश से, ये पाठक नाटक का पाठ है। किसका? नाटक का पाठ है। तो बच्चों ये पाठ के अंतर्गत से भी हमारी संस्कृत व्याख्या आती है। क्या है बच्चों? संस्कृत व्याख्या। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में 3 संस्कृत व्याख्या होती है, एक पद्य भाग की, एक गद्य भाग की, एक नाटक की। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार ये जो हमारा स्वराष्ट्रीय गौरव है, ये पद्य भाग है, इसकी संस्कृत व्याख्या आएगी। और जम्बू सिंह दंतास्ते गणेश से इसकी भी संस्कृत व्याख्या आएगी। ठीक है बच्चों। तो हमारा पद्य भाग हो गया, नाटक का हो गया। इसी प्रकार अब हम चलते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में छठा पाठ है। कौन सा पाठ है बच्चों? छठा पाठ है। अब इस छठा पाठ महाराणा प्रताप। बच्चों जो महाराणा प्रताप पाठ है, ये पाठ हमारे हिंदी अनुवाद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से बच्चों? हिंदी अनुवाद की दृष्टि से ये छठा पाठ हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमारे पाठ्यक्रम में तृतीय पाठ, चतुर्थ पाठ, छठा पाठ, ठीक है, ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इसके अलावा अष्टम पाठ जो कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। बच्चों यह पाठ हमारे हिंदी अनुवाद की दृष्टि से एवं संस्कृत व्याख्या भी आ सकती है, लेकिन अधिकांश हिंदी अनुवाद की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परीक्षा के अंतर्गत इसमें से हमारे प्रश्न हिंदी अनुवाद 100% आएगी। बच्चों अब हम चलते हैं 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी। तो बच्चों 10वां पाठ है, ये 10वां पाठ ये मान के चलो कि सभी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी निश्चित आएगा, तो संस्कृत व्याख्या भी निश्चित आएगी। तो बच्चों 10वां पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी संस्कृत व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद, प्रश्नोत्तर आदि ये हमारे 10वें पाठ में से जरूर आते हैं। तो बच्चों हमको जो 10वां पाठ है इसकी बहुत अच्छी तरह से हमको मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों। तो आप इस अनुसार इनकी मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित ही आपके श्रेष्ठतम अंक आप अर्जित करोगे। अब चलते हैं बच्चों एकादश पाठ। हमारे पाठ्यक्रम में 11 पाठ भी है। 11 पाठ का नाम है स्वदेशम कथम रक्षण, हमारे देश की कैसे रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों ये पाठ हमारे हिंदी अनुवाद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ को आपको बहुत अच्छा अध्ययन करना। इसी प्रकार 12वां पाठ है मरुसौंदर्यम। बच्चों मरुसौंदर्यम का हिंदी अनुवाद भी आ जाता है, संस्कृत व्याख्या भी आ जाती है। आप अगर 10वां पाठ की संस्कृत व्याख्या अच्छी तरह आप याद कर लेंगे तो आप इस पाठ का हिंदी अनुवाद याद कर लेना, क्योंकि ये पाठ अथवा में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। क्योंकि आपने अगर ये 3 पाठों की संस्कृत व्याख्या याद कर ली तो इस पाठ की जो संस्कृत व्याख्या आपके अथवा में आ जाएगी। क्योंकि आपके इसके अंतर्गत आपने आधे पाठों का भी अच्छी तरह अध्ययन कर लिया, आधे पाठों को भी अच्छी तरह पढ़ लिया, तो बच्चों आधे पाठ आपके अथवा में आ जाते हैं। अब देखिए 12वां पाठ है महाराणा सूरजमल विजयते, महाराणा सूरजमल की विजय। तो बच्चों जो हमारा 12वां पाठ है ये हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और हमारे इस पाठ के अंतर्गत से प्रश्नोत्तर, हिंदी अनुवाद ये आवश्यक रूप में ही आते हैं। और इस पाठ की जो भाषा शैली है बच्चों बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। हम इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए इन पाठों को आपको बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने हैं। और मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपको कौन से पाठ इसमें से बहुत महत्वपूर्ण याद करने हैं, जिसमें से आपके
पूरे प्रश्न मिल जाए और आपके श्रेष्ठ अंक आ जाए। ये चीज हम सब आपको बताते रहूंगा। अब आगे देखिए 5 से 10 पाठ। बच्चों 15 पाठ है आचार्य उपदेश। बहुत छोटा पाठ है लेकिन महत्वपूर्ण पाठों में इसकी गिनती होती है। इस पाठ के अंतर्गत से हिंदी अनुवाद भी हमारे आ जाता है और संस्कृत व्याख्या प्रश्नोत्तर इत्यादि भी इसमें से दे सकते हैं, लेकिन आप हिंदी अनुवाद की दृष्टि से इसको जरूर याद कर ले। तो बच्चों अगर आप आधे पाठ संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से करते हैं तो हिंदी अनुवाद भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल जो हमारे 15 पाठ हैं उन 15 पाठों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों कितने पाठ हैं हमारे पाठ्यक्रम में? 9 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? 9 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तीसरा चौथा छठा 8वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 15वां। तो बच्चों ये 9 पाठ तो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं और हमको किन पाठों को नहीं पढ़ना है उनके विषय में मैं आपको बता दूं। बच्चों परीक्षा 2021 में हटाए गए भाग, जो हटाए गए भाग है जिनका हमको अध्ययन नहीं करना है, इस कोरोना महाकाल में आपको कोरोना महाकाल को ध्यान में रखते हुए बच्चों के शिक्षण के लिए सरकार ने इस प्रकार किया कि कुछ पाठ्यक्रम बच्चों के पाठ्यक्रम से पृथक कर दिया, हटा दिया है, जिससे कि आपके श्रेष्ठ अंक आ सके और आप घर बैठकर भी अच्छा अध्ययन कर सके। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम में से कौन से पाठ हटाए गए हैं। तो पठिता बोधनम के अंतर्गत आपका प्रथम पाठ, पहला पाठ जय सुर भारती, ये पाठ को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार द्वितीय पाठ संघ शक्ति, ये भी बच्चों आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इस द्वितीय पाठ को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पंचम पाठ वाक्यली, जो पहली का पाठ है, ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सप्तम पाठ लोकहितम करणीय, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम से पृथक कर दिया गया है और इसलिए आपको ये 7वां पाठ ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 9वां पाठ भारत व्यवहार, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम से पृथक कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसलिए ये पाठ को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अब चलते हैं बच्चों 14वां पाठ चतुर्दश पाठ है, यो यदि पति बीजम ही लभ्यते तादृशं फलम, जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, ये पाठ भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम से कितने पाठ हटाए 15 पाठों में से। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 पाठ हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं और 9 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में है। कितने पाठ है बच्चों? 9 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में है। इन 9 पाठों को आपको अध्ययन करना है और मैं आपको जिस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपके प्रश्नोत्तर आते हैं, अर्थ आते हैं, जैसे हमारे प्रश्न बनने वाले हैं, इस प्रकार का मैं आपको YouTube वीडियो चैनल पर आपको समय समय से प्रेषित करता रहूंगा। जिस प्रकार आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है, मेरे वीडियो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही बनेंगे और जो पाठ की संस्कृत व्याख्या है उस पाठ की मैं आपको संस्कृत व्याख्या बनाऊंगा। जिस पाठ के लिए प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है उस पाठ के लिए मैं आपको प्रश्नोत्तर ही बताऊंगा। मैं प्रयास ये करूंगा कि आपके मेरे डीडीएस संस्कृत क्लासेस चैनल के माध्यम से आपके 100 से 100 अंक प्राप्त कर सको और अच्छे श्रेष्ठतम परिणाम की ओर आप अग्रसर हो सको, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये तो हमारा पठिता बोधनम हुआ। इसी प्रकार दूसरा भाग हमारा होता है अपठिता बोधनम। अपठिता बोधनम में क्या होता है बच्चों? एक सरल गद्यांश होता है। क्या होता है? एक सरल गद्यांश है जो 100 से 80 शब्द में होता है। कौन सा? अपठित, जिसको हमने पढ़ा नहीं, जिस गद्यांश को हमने पढ़ा नहीं, ऐसा गद्यांश हमारे
होता है। तो हमें उस गद्यांश के अंतर्गत से कुछ प्रश्न आते हैं और 2 प्रश्न हमारे गद्यांश 10 अंक का होगा। कितने अंक का होगा बच्चों? 10 अंक का। और अगर हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की, तो हमारी पाठ्य पुस्तक कितने नंबर की बच्चों? 27 नंबर की पाठ्य पुस्तक। अगर हम पाठ्य पुस्तक का ये पाठ्यक्रम पूरा क्लियर कर लेते हैं तो हमारे 27 नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं 10 नंबर के पाठ्यक्रम का। तो बच्चों जो है पठित गद्यांश होता है वो 10 अंक का होता है, जिसका अंक भार 10 है। उसमें कुछ हमारे बिंदु है जो हमको उस गद्यांश के अंदर से ढूंढने हैं, वो मैं आपको बता दूं। हमको उस गद्यांश का शीर्षक बताना है। क्या बताना बच्चों? उस गद्यांश का शीर्षक बताना है, जिसमें हमारे 1 अंक आ जाएगा। अगर हमने उस गद्यांश का शीर्षक बता दिया तो हमारे 1 अंक आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार संस्कृत के माध्यम से प्रश्नोत्तराणी। अब संस्कृत के माध्यम से उस अपठित गद्यांश में 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे बच्चों? 5 प्रश्न होंगे। उन 5 प्रश्नों को हमको उस गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। किसमें से? उस गद्यांश में से हमको ढूंढकर लिखना है। अगर हमने उन 5 प्रश्नों को उस गद्यांश में से ढूंढकर लिख दिया तो हमारे 5 अंक हम प्राप्त कर लेंगे। बच्चों हम आपको अपठित गद्यांश का वीडियो भी हम आपको प्रेषित करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम प्रश्नों को ढूंढ सकते हैं और उन प्रश्नों को ढूंढकर हमको किस प्रकार लिखना है। इन सब बिंदुओं को मैं आपको समय समय से लेता रहूंगा और आपको बताते रहूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके श्रेष्ठ अंक आप प्राप्त करो, ऐसा मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। अब देखिए बच्चों, जो तीसरा बिंदु है इसमें अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य। भाषिक कार्य के आपके 4 प्रश्न पूछते हैं, जिनमें से आपके 4 अंक होंगे। बच्चों अंक ले लाने के लिए अंक के लिए सबसे सरल माध्यम है अपठित बोधना। अपठित बोधना में इतना सरल कार्य है कि इसमें बालक आसानी से 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकता है। जो आपका अपठित गद्यांश है वो बिल्कुल सरल आता है और उस गद्यांश को हमको समझ करके उसमें से प्रश्न ढूंढना होता है, उसका शीर्षक निकालना होता है और हम आपको बता देंगे कि शीर्षक किस प्रकार निकाला जाता है। इन सबको हम आपको समय समय से बताते रहेंगे। अब देखिए अनुच्छेद भाषिक कार्य में चलते हैं। तो बच्चों पहला वाक्यसु कर्तृक्रियापद की रचना, कि वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, क्रियापद कौन सा है। तो बच्चों कर्तृपद जो होता है, जो कर्ता होता है, क्रियापद धातु होती है। तो आपको एक रेखांकित लाइन दी जाएगी, उसमें से आपको ढूंढना है कि इसमें कर्ता कौन सा है, इसमें क्रिया कौन सा। बहुत ही आसान कार्य है। इसी प्रकार कर्तृक्रिया अनुति, इसमें भी आपके कि इसकी कर्ता यह है तो क्रिया क्या होगी, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान एवं सरल होते हैं। इन सबको मैं आपके लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें और भी आसान कर दूंगा। इसलिए आप समय से मेरे वीडियो को निरंतर देखें। हो सकता है कब वीडियो कौन सा आपके हाथों से चूक जाए, क्योंकि मेरा प्रत्येक वीडियो बहुत अमूल्य रहेगा। अब आगे देखिए विशेषण विशेष से। अब बच्चों इसके अंतर्गत अगला प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें विशेषण पद कौन सा है, विशेष्य पद कौन सा है। तो इस चीज को भी मैं आपको अपठित बताऊंगा, उसमें बता दूंगा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। और उसके बाद में तो आप कोई सा भी अपठित गद्यांश आ जाए, आप विशेषण और विशेष्य को कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। इस प्रकार की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक को ध्यान से देखना और समझना। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार हमारा जो अपठित गद्यांश है वो कितना अंक का हुआ, 10 अंक का हुआ। तो यह अपठित गद्यांश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से हम 10 अंक में से एक भी अंक हमारा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान काम है। शीर्षक ढूंढना बहुत आसान काम है और उसमें से 5 प्रश्न निकालना बहुत आसान काम है और उसमें से कर्ता, क्रिया और विशेषण और विशेष्य इनको छांटने होते हैं।
तो वह बच्चों ये तो हमारा दूसरा भाग हुआ अपठित बोधनम। अब हम देखते हैं कि अपठित बोधनम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा क्या हटाया गया है, उस पर भी हम आपके मध्य एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, और जो यह अपठित बोधनम में जो हटाया गया है वह है संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग, प्लस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा। इसको हमारे पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटा दिया गया है ना। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा है प्रायपद विलोम, मतलब कि एक तो प्रायपद उसका ही, एक तो वैसा के वैसा ही शब्द उसमें से गद्यांश में से ढूंढना होता है, और या उसका विलोम। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो बच्चों संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम और प्राय शब्द विलोम, ये सब हमारे पाठ्यक्रम से उसका समान शब्द रूप ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो बच्चों हमारे पाठ्यक्रम के 4 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। पहला अपठिता बोधनम जो हमारे 27 अंक का है और जिसमें 9 पाठ हमारे पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 15वां, और जो हमारे पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं वो 6 पाठ हैं। इन 6 पाठों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और आप चिंता मत कीजिए, जे आपको किस पाठ की संस्कृत व्याख्यान और किसका हिंदी अनुवाद मैं उसके अनुसार आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब देखते हैं अपठित बोधनम में ये हमारे शीर्षक है और कुछ 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम उत्तर देना है। और कर्तृपद, क्रियापद, विशेषण और विशेष ये चारों हैं, तो इन चारों को मैं आपको समझा दूंगा। वैसे मैंने आपको कर्मधारय समास के अंतर्गत इन विषयों को मैंने समझा रखा है, लेकिन फिर भी पुणे में एक बार और आपको अपठित गद्यांश के वीडियो के अंतर्गत और अच्छी तरह समझा दूंगा। अब बच्चों अब 2 हमारे बिंदु पूरे हो गए, अब 2 बिंदु और बचे हमारे व्याकरण और रचनात्मक कार्य। उन दोनों बिंदुओं को भी हम बच्चों हमारा तीसरा बिंदु है व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में कुछ बिंदुओं को रखे गए हैं तथा कुछ बिंदुओं को हटाए गए हैं। हम उन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण के कौन कौन से बिंदु सम्मिलित हैं। तो बच्चों अगर संधि के अंतर्गत देखते हैं तो संधि के अंतर्गत केवल विसर्ग संधि है। कौन सी संधि बच्चों? विसर्ग संधि है, जिसमें उत्व, रत्व, लोप और सत्व ये 4 संधि है। इन चारों संधि 4 अंक की है। कितने अंकों का बच्चों? 4 अंक का है। इस प्रकार हम अगर चर्चा करते हैं पूर्ण व्याकरण की, तो पूरी व्याकरण हमारे 25 अंक की पाठ्यक्रम में आएगी। अब बच्चों समास की बात करते हैं, तो समास में अव्ययभाव समास हमारे पाठ्यक्रम में है, जो कि 3 नंबर का आने वाला है। इसमें हम समस्त पद का विग्रह और विग्रह का समस्त पद, इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। बच्चों अगला जो हमारा पाठ्यक्रम है कारक, कारक के सामान्य नियम का परिचय आएगा। आने में पूर्ण कारक आएंगे, लेकिन जो सामान्य नियम है कि अभिधेय, परिधेय, समय, निष्क्रिय, सह, साकम, सार्धम, है ना, नमः, स्वस्ति, स्वधा, तो इस प्रकार की जो शब्द प्रचलित है उनका ही काल विभक्ति पूछा जाएगा। प्रत्यय, प्रत्यय में बात करते हैं तो बच्चों आपके पाठ्यक्रम में सप्तरी, सानज, मतुब, इन और ठग, ये 5 प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। कितने प्रत्यय बच्चों? 5 प्रत्यय हैं, सप्तरी, सानज, मतुब, इन और ठग प्रत्यय, ये आपके पाठ्यक्रम में है। इसी प्रकार अव्यय पदानी, बच्चों जो अव्यय पद है, इस अव्यय पद में आपके मंजूषा आएगी और उन मंजूषाओं के माध्यम से आप उसको भरोगे। मंजूषा किसकी रहेगी? अव्ययों की रहेगी, और पंक्ति में आपको भरना होगा। जो आपकी मंजूषा आएगी वो पाठ्य पुस्तक के में जो कथा है उसमें से आपको ये निर्धारित की
जाएगी। आपके अव्यय में है अपि, इति, इव, उच्च, कदा, कुतः, नूनम, यत्, अत्र, तत्र, कुतः, इदानीं, संप्रति, अधुना और भई। ये आपके अव्यय हैं। कितने अव्यय टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों आपके कुल 15 अव्यय आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाच्य परिवर्तन की। तो बच्चों वाच्य परिवर्तन जैसा आपके पाठ्यक्रम में पहले था वैसे ही पाठ्यक्रम में अब भी है। वही लट लकार में आपका वाच्य परिवर्तन आएगा, लेकिन वाच्य परिवर्तन को पढ़ने के लिए आपको शब्द रूपों की अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। ये भी आपके 3 अंक का है। कितने अंक का बच्चों? 3 अंक का है। 3 अंक का है आपका अव्यय है, और जो प्रत्यय है आपके 4 अंक का है, कारक है आपके 3 अंक का है। अब हम बात करते हैं समय लेखना। ये बच्चों घटिका है। आपको घटिका का चित्र दिया जाएगा और उस घड़ी के माध्यम से आपको समय लिखना है। ठीक है, तो यह आपके 2 अंक की होगी। इसी प्रकार अशुद्धि संशोधन, इसमें लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार, इन पर आधारित संशोधन होगा, जो कि आपके 6 अंक का पाठ्यक्रम में है। तो ये कुल मिला के आपके जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है वो हुआ 25 अंक का। तो बच्चों तीसरा बिंदु कौन सा था? व्याकरण का। तो व्याकरण में आपके संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अव्यय, वाच्य, समय और अशुद्धि, इनके अंतर्गत ये बिंदु लिए गए हैं, और जो बिंदु हटाए गए हैं उन बिंदुओं को मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जो चौथा बिंदु है रचनात्मक कार्य, उसका भी अध्ययन करते हैं। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आपके प्रार्थना पत्र, कोई सा प्रार्थना पत्र हो सकता है। इसी प्रकार आत्मीय जनानाम प्रति अनौपचारिक पत्र, जो आत्मीय जन है, पिता के लिए, माता के लिए, भाई के लिए, इनके लिए जो प्रार्थना पत्र है वो प्रार्थना पत्र आएगा, और इसमें भी आपकी मंजूषा साथ में आएगी, और मंजूषाओं के माध्यम से आपको प्रार्थना पत्र की पूर्ति करनी है। इसी प्रकार संकेतधारी संवाद लिखना। बच्चों आपको संकेत मिलेगा, संकेत का मतलब मंजूषा मिलेगी, और उन मंजूषाओं के आधार पर संवाद का लेखन करोगे। वो भी आपके बिल्कुल सरल आएगी, और जो आपके पाठ्य पुस्तक में है या पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आ चुकी है उनके अंतर्गत से ही आपको पूछा जाएगा। अब चर्चा करते हैं अगला बिंदु अनुवाद कार्य। इसमें बच्चों क्या है? हिंदी भाषा या 10 वाक्य। हिंदी भाषा में 10 वाक्य दिए जाएंगे। उन 10 वाक्यों में से कोई 6 वाक्य संस्कृत भाषा में हिंदी अनुवाद करना है। क्या करना है बच्चों? आपको हिंदी भाषा में 10 वाक्य दिए जाएंगे, और उन 10 वाक्यों में से आपको कोई से भी 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यह आपके जो रचनात्मक कार्य है यह बच्चों 18 अंक की है, जिसमें से पत्र आपके 6 अंक का है, संवाद लेखन 6 अंक का है, और जो आपके हिंदी अनुवाद से संस्कृत करोगे वो भी 6 अंक की होगी। तो इस प्रकार आपका जो इकाई 3 और 4 इस प्रकार पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। अब देखते हैं 2021 में कौन कौन से व्याकरण के और रचनात्मक कार्य के टॉपिक हटाए गए हैं। तो बच्चों व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि हटा दी गई है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में वृद्धि, यन, आदि पूर्व वो पर रूप थी वो बिल्कुल हटा दी गई है, उसका आपको अध्ययन नहीं करना है। इसी प्रकार व्यंजन संधि में आपके 3 संधि थी, प्रस्वर, अनुस्वार, सत्व, यह आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। बच्चों समास के अंतर्गत 3 समास थे, तो एक समास आपके अव्ययभाव समास पाठ्यक्रम में है, बाकी दोनों समास आपके हटा दिए गए हैं, कर्मधारय और द्वंद्व समास के पाठ्यक्रम से हट गए हैं। ऐसे ही प्रत्यय तव्य, तनियर, त्वय, तल, ताप और डिप, ये प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटा दिए गए हैं। बच्चों कुछ अव्यय पद है, ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, पाठ्यक्रम में नहीं आएंगे, न कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं।
पुरा मा इतस्ते यदा कदा तदा यथा बिना शेषा स्वः वृथा कदापि सने किम यावतो तावत्। तो व्याकरण के ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, इनकी आपको तैयारी नहीं करनी है। अब चलते हैं रचनात्मक कार्य में। तो बच्चों रचनात्मक कार्य में एक चित्रधारित वर्णन आता था, वो आपके पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटा दिया गया है, इसलिए आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है। अब देखिए कथा क्रम संयोजन है, मतलब कोई कथा होती थी उस कथा को क्रम से रखना होता था, वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो बच्चों इस प्रकार ये दो बिंदु चित्रधारित और कथा संयोजक ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इनकी आपको तैयारी नहीं करनी है। आपको तैयारी करनी है तो मात्र जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है इस पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको समझ सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसान है बच्चों, अगर इस पाठ्यक्रम की आप बहुत तरीके से अगर इसकी अध्ययन प्रारंभ कर देंगे तो बहुत श्रेष्ठ आपके अंक आ सकते हैं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा बिंदु था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम के विषय में आपको बताना था। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए निरंतर नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। बच्चों अब हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए